हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। इससे पहले हमने पढ़ा एनालिटिक फंक्शन के बारे में और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद डायरेक्ट हमने आ जाना है 8th सब यूनिट पर, ठीक है। जो बीच में 7B एक्सरसाइज और 7C है वो आप लोगों को नहीं पढ़नी है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो अब उसके बाद जो सिलेबस में है वो है डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन, ठीक स्टूडेंट। इससे पहले हम जो भी इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन पढ़ते आ रहे हैं वो पढ़ते आ रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन, जिसमें प्लस कांस्टेंट सी भी होता है। अगर कोई फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो प्लस कांस्टेंट सी भी लिखा जाता है, क्योंकि इनडेफिनेट होते हैं, उसमें परफेक्ट वैल्यू नहीं पता होता हमें, ठीक स्टूडेंट। अब यहाँ पर है डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे जो भी इंटीग्रेशन होगा उसको x की कुछ लिमिट दे देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो जब x की कुछ वैल्यू देंगे तो तब उसको मतलब इंटीग्रेट में लिमिट लगा देंगे, तब उस चीज़ को, उस इंटीग्रेशन को हम कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। और इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं लिया जाता, ठीक स्टूडेंट, फिक्स होता है डेफिनेट इंटीग्रल, तभी इसका नाम दिया गया है, ठीक स्टूडेंट। जैसे अगर एफ ऑफ एक्स है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे सिंपली, ये हो गया सिंपल इंटीग्रल, मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन जब उसको लिमिट लिखेंगे ए टू बी, मतलब और ए और बी क्या है, ये एक्स की वैल्यूज़ है। जब एक्स को मैं ए और बी दूंगा वैल्यूज़, और ये जो ए और बी वैल्यूज़ होंगी, जब इनको लिमिटिंग वैल्यूज़ में, मतलब इंटीग्रेशन में जब इन्हें लिमिटिंग वैल्यूज़ में लिखेंगे, मतलब कोई भी इंटीग्रल होगा ना, उसको जब हम लिमिटिंग वैल्यू देंगे, मतलब ए और बी, और लिमिटिंग वैल्यू किसकी, एक्स की, तो उस इंटीग्रल को हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन, ठीक स्टूडेंट, मतलब लिमिट दे देना। अब डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है आपके पास। एक मेथड लिमिट बाय लिमिट ऑफ सम, और दूसरा मेथड सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस जिसे कहते हैं। अब दो मेथड है। एक मेथड मैंने बताया कि बाय द लिमिट ऑफ सम, और दूसरा मेथड है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक स्टूडेंट। इंटीग्रल कैलकुलस के सेकंड फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ करना है। वो क्या है, वो जो आपकी बुक में है वो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल है, लेकिन बाय द लिमिट ऑफ सम भी हम इस लिमिट, इंटीग्रल लिमिट को हम, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल को हम फाइंड कर सकते हैं। अब वो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, देखिए सपोज़, देखिए मैं सबसे पहले आपको डेफिनेट इंटीग्रल बताता हूँ। अगर सपोज़ ये है तुम्हारा को कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना, ये को आर के ऐसे, ठीक। मैं x पे एक बार x की वैल्यू x बराबर a रखता हूँ। भाई x की कोई भी वैल्यू होगी तो उसकी जो भी लाइन बनेगी उस पॉइंट के लिए, x के पॉइंट के लिए, वो लाइन हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होती है। तो x इक्वल टू a के लिए ये पैरेलल लाइन बन गई एक, और x इक्वल टू b के लिए एक ये बन गई। अब ये जो बीच वाला एरिया है ना, अब देखो ये x की दो वैल्यू देने पर ये जो कर्व का एरिया था ये क्लोज हो गया, मतलब एक किस्म का जिसे बोलते हैं बंद कर देना किसी चीज़ को, तो ये किस्म का बंद हो गया, ठीक है ना। अब ये जो इनक्लोज्ड एरिया है ना, ये क्लोज बंद एरिया, इस एरिया को हम फाइंड करेंगे। ये जो एरिया होगा, इस एरिया को फाइंड करने को हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन, ठीक स्टूडेंट। अब इसको कैसे फाइंड किया जाता है, देखिए मतलब किस तरीके से इसका एरिया निकालते हैं भाई। देखिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में, ठीक है ना, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में। मतलब सपोज़ मैं एक रेक्टेंगल इधर बनाया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल, मतलब n टाइम्स ऑफ रेक्टेंगल में मैंने इसको बांध देना है, ठीक है। और a और b के बीच में जितने रेक्टेंगल बनेंगे n टाइम्स, ठीक स्टूडेंट। अब यहाँ से यहाँ तक की हाइट को हम कहेंगे f ऑफ a, मतलब अगर ये जो कर्व ग्राफ है ये किसके लिए है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए ना ये ग्राफ। तो एफ ऑफ एक्स मतलब एक एक्स की जगह पर a होगा तो ये लेंथ कितनी बन जाएगी, एफ ऑफ ए। जब x इक्वल टू बी होगा तो ये लेंथ कितनी बन जाएगी, एफ ऑफ बी। अब मान लेता हूँ इनकी जो छोटा छोटा जो बीच में गैप है ना, ये गैप यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से, इसको मान लिया मैंने h, ठीक है। लेकिन इक्वल इंटरवल में हमने इसको बांटना है, जिसको हम पार्टीशन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो पार्टीशन करना मतलब छोटे छोटे इंटरवल्स में बांटना चीज़ को, ठीक, उसको पार्टीशन भी कहा जाता है। अब ये हर एक की मैंने क्या ले ली, इसकी चौड़ाई कितनी ली,
हाइट एच, ठीक है ना, एच बिल्कुल संभाल लेना हमने, सो दैट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, मतलब इतना संभाल लेना है कि वो ज़ीरो को अप्रोच करता हो, ठीक स्टूडेंट। तो अब यहाँ से अगर एच फाइंड करना हो तो एच किस तरीके से फाइंड किया जाएगा, एच इक्वल टू ये जो लास्ट वाला टर्म है बी माइनस फर्स्ट टर्म बी माइनस ए अपॉन नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, मतलब एन कितना है, तो एच यहाँ से इस फार्मूले से डिफाइन किया जाएगा बी माइनस ए अपॉन एन। अब अगर ये एफ ऑफ ए है तो इसके दूसरे वाला क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब एच बढ़ गया, फिर तीसरे वाला एफ ऑफ ए प्लस टू एच, इसी तरीके से करते करते एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच बन जाएगा, ठीक स्टूडेंट। अब जब इन सारों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारा क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन, ठीक स्टूडेंट। अब सपोज जैसे ये एच आया, ठीक, पहला क्या है एच, उसके बाद मतलब सॉरी हाँ, अब एच तो आ गया इसकी ये ब्रेथ, ठीक स्टूडेंट, जो हमने ली इनके बीच का डिस्टेंस। अब ये हाइट कितनी है, एफ ऑफ ए। अब इसका एरिया अगर रेक्टेंगल का निकालना हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी एफ ऑफ ए और ब्रेथ कितना एच, तो एच इंटू एफ ऑफ ए, तो आ जाएगा एच इंटू एफ ऑफ ए, ये पहले रेक्टेंगल का एरिया। फिर दूसरे का क्या आ जाएगा, एच इंटू एफ ऑफ एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, फिर एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस टू एच, ठीक स्टूडेंट, करते 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 एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ठीक स्टूडेंट, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब जब के एच क्या है, एच मैंने बोला इतना संभाल लेना है कि वो ज़ीरो को अप्रोच करना चाहिए, तो इट मीन्स जब इनका सम करेंगे और पीछे लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, फिर इसको फाइंड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारा निकल जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। ये हो गया किस मेथड से, बाय सम के मेथड से। अगर आप बाय लिमिट ऑफ सम, अगर बाय लिमिट ऑफ सम करना चाहेंगे तो ये फार्मूला याद रखना है आपको, तो आप किसी भी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब उसके बाद बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या है, देखिए दूसरा मेथड मैंने बताया सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो उसके लिए क्या होता है कि ये जो मतलब सपोज इसका डेरिवेटिव कितना है, सपोज एफ ऑफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट, मतलब सपोज इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल अगर मैं फाइंड करूँ, डेफिनेट इंटीग्रल हो गया जिसमें लिमिट लगाई जाए, लेकिन सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए पहले हमें इनडेफिनेट इंटीग्रल निकालना आना चाहिए। तो अब इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या है, सपोज एफ ऑफ एक्स मैंने मान लिया। अब ये लिमिट जो है वो इस तरीके से आ जाएंगी ए टू बी, और इसको जब मैं फाइंड करूँगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। दिस रिजल्ट इज नोन एज द सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो आप इस तरीके से इन शॉर्ट में, अगर वो बाय लिमिट ऑफ सम नहीं करना चाहते तो इन शॉर्ट में आप जो भी गिवन फंक्शन दिया होगा उसके रिलेटेड आप एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाकर आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अब वो जो भी है पीछे हमने अभी पढ़ा, क्या नाम है, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन, तो अब उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आगे हम एक्सरसाइज में वो फाइंड करेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि सेकंड फंडामेंटल ऑफ थ्योरम से किस तरीके से आपको इधर सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से ही सॉल्व करने क्वेश्चन कोई भी, ठीक है ना। अगर वैसे आप बाय लिमिट ऑफ सम से भी करना चाहें तो आपको मैंने फार्मूला बता दिया, आप उस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आंसर सेम आएगा, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। सिर्फ करने की टेक्निक आपको आनी चाहिए। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कंटूर। तो देखिए स्टूडेंट, कंटूर में आपको आर के बारे में, कर्व के बारे में, मतलब जॉर्डन कर्व जिसको कहते हैं, सिंगल कर्व, सिंपल कर्व सॉरी, क्लोज्ड कर्व क्या होता है, ये सारे आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले कंटूर याद रखें आप। कंटूर क्या होता है, कंटूर का मतलब है एक इमेजिनरी लाइन ऑन द ग्राउंड के ऊपर कोई भी इमेजिनरी लाइन खींच लें हम, जो क्या करे, सेम एलिवेशन के पॉइंट को अगर जोड़ने वाली इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, कंटूर। जैसे कि सपोज़ ये एक बाउंड्री लाइन थी, उस एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ की हुई है, उसके बीच में स्टूडेंट बैठाए हुए हैं,
एक की एज 25 है, दूसरे की 20 है, फिर 25 है, फिर 10 का भी है, फिर 25 का भी है, फिर 10 का भी है, इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट। अब मैंने फाइंड करना है कंटूर। कंटूर मैंने बोला कि एक ऐसी लाइन, इमेजिनरी लाइन ऑन द ग्राउंड, इस ग्राउंड के ऊपर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन को कहते हैं जो क्या करे, जॉइनिंग द पॉइंट एट सेम एलिवेशन, जो सेम एलिवेशन पे होंगे, सेम पॉइंट वाले होंगे, उनको ज्वाइन करने वाली, जो उनको ज्वाइन करती है, उन पॉइंट्स को, सेम एलिवेशन वाले पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कहते हैं कंटूर। जैसे कि अब 25 सेम है, ये ज्वाइन हो गया, इधर से ये ज्वाइन हो गया, इधर से, तो ये जो इन सेम एलिवेशन पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इसको हम कहते हैं कंटूर, ठीक है स्टूडेंट। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक कंटिन्यूस चेन ऑफ जॉर्डन आर्क होता है, इसको हम कंटिन्यूस चेन ऑफ जॉर्डन आर्क भी कहते हैं। अब कंटिन्यूस चेन ऑफ जॉर्डन आर्क क्यों कहते हैं, सबसे पहले हमें जॉर्डन आर्क पता होना चाहिए कि जॉर्डन आर्क क्या चीज़ है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जॉर्डन आर्क या कर्व, ठीक है स्टूडेंट, कर्व भी वही है, आर्क भी वही है, ठीक है स्टूडेंट। आर्क तो हम वैसे ड्रा करते हैं ना किसी पॉइंट के ऊपर ऐसे, तो अगर लेकिन जब किसी दो पॉइंट की बात कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कर्व, ठीक है। आर्क भी वही है, किसी दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है स्टूडेंट, तो उसको हम कर्व भी कहते हैं। अब कर्व देखिए, जॉर्डन कर्व क्या है कि अगर सपोज आपके पास, भाई मैं आपको बताता हूँ जॉर्डन कर्व क्या है। जॉर्डन कर्व, सपोज़ आपके पास, आपने भाई पैरामीट्रिक इक्वेशन तो पढ़ी है ना, पैरामीट्रिक इक्वेशन, सर्कल की बात करें अगर सपोज़ हम सिंपल कर्व ले लें सर्कल, ठीक है ना, तो सर्कल में आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन आप 12th में पढ़े आ रहे हो। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है कि अगर x बराबर t है तो y बराबर t स्क्वायर है, इस फॉर्म की होगी। मतलब कि कोई भी दो वेरिएबल दिए हुए हैं अगर x और y, अगर उन वेरिएबल को हम अगर किसी थर्ड वेरिएबल के बराबर ले लें तो वैसी वाली इक्वेशन को हम बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन, ठीक स्टूडेंट। और ये जो t है, t को हम बोलते हैं पैरामीटर। ये जो थर्ड वेरिएबल हमने लिया ना, तो इस थर्ड पैरामीटर को हम पैरामीटर कहते हैं। अब देखिए, अगर x t के बराबर है, y इक्वल टू t है, तो x की वैल्यू जब इसमें डालूंगा तो y किसके बराबर आ जाएगा, x स्क्वायर के बराबर। अब जब के y x स्क्वायर के बराबर आ गया तो अब इसको तो सॉल्व करना आता है, क्योंकि x और y जब आ जाते हैं दो, तो दो x और दो वेरिएबल को फाइंड कर सकते हैं हम इस आसान से, क्योंकि ये पैराबोला बन गया y इक्वल टू x स्क्वायर, दिस इज अ पैराबोला, तो पैराबोले के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब सिमिलरली अगर इसको मैं कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखूँ, अगर इसको मैं z बराबर x प्लस t प्लस आयोटा टी स्क्वायर, इसको मैं, इस पैरामीटर को मैं कम्प्लेक्स फॉर्म में इस तरीके से लिख सकता हूँ, t प्लस आयोटा स्क्वायर, और z को मैं लिख सकता हूँ ना x प्लस आयोटा y, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है तो इस फॉर्म का होगा, विच इज़ इक्वल टू t प्लस आयोटा स्क्वायर। तो जब इसको इक्वेट करोगे तो वही आ जाएगा x इक्वल टू टी, वाई इक्वल टू टी स्क्वायर। तो इट मीन्स इस x इक्वल टू टी, वाई इक्वल टू टी को मैं z इक्वल टू टी प्लस आयोटा टी स्क्वायर लिखने से भी वही आता है और लिख भी सकता हूँ। इट इज़ अ कम्प्लेक्स, मतलब बिकॉज कम्प्लेक्स फॉर्म में हम कम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो कम्प्लेक्स एनालिसिस में हम कोई भी वैल्यू होंगी वो रियल पे नहीं लेंगे, कम्प्लेक्स में ही रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, z इक्वल टू ये जो आपके पास आया t, इसको मैं f ऑफ t फंक्शन मान लेता हूँ, और ये जो टी स्क्वायर है इसको आयोटा का आयोटा, और t स्क्वायर को मैं g ऑफ t मान लेता हूँ। अब ये देखो, ये इक्वेशन एक बन गया आपके पास, इस इक्वेशन को हम कहेंगे क्या है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। और ये जो फंक्शन बना z इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस आयोटा g ऑफ t, ये जो फंक्शन बना ये कंटिन्यूस होगा किस पॉइंट के ऊपर, अगर t लाइज कर रहा है a से b के बीच में। अगर t a, और क्योंकि हमने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा है तो उसमें x, मैंने कहा था x की वैल्यू है a और b, मतलब a और b जो लिमिट ली थी ना वो x की है, x के लिए, मतलब x लाई कर रहा था a और b के बीच में, उसका मतलब ये है। तो सिमिलरली इधर ये जो मैंने पैरामीट्रिक इक्वेशन ली और आपके पास ये जो फंक्शन बना z इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस आयोटा g ऑफ t, और इसमें ये कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस होना चाहिए, मस्ट बी कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल a b, मतलब क्लोज्ड इंटरवल a b। इस t लाइज बिटवीन a एंड b का मतलब है क्लोज इंटरवल a और b पे। तो तब हम, अगर ये कंटिन्यूस होगा, और t क्या है भाई, t बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, t की कोई भी वैल्यू a और b
और द कांस्टेंट, इनकी भी कुछ ए और बी की जगह भी कुछ वैल्यू हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर हम टी की वैल्यूज़ डालते जाए इसमें, अगर ये कंटिन्यूस होगा तो तब हम कहेंगे ये क्या है, इज़ नोन एज कर्व। अगर कोई भी ऐसे वाला फंक्शन अगर वो कंटिन्यूस हो ऑन द गिवन इंटरवल, तो देन दैट फंक्शन इज़ नोन एज कर्व, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं आपको कर्व मतलब सिंपल कर्व कुछ नहीं है भाई। कर्व सिंपली हम डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं, कर्व इज़ अ टाइप ऑफ फंक्शन। ये किस्म है किसकी, फंक्शन की किस्म है। देखो ना ये फंक्शन है ना एक, तो हम कह सकते हैं कर्व इज़ अ टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेते हैं हम, वहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि ये कर्व है कि नहीं, ठीक स्टूडेंट। तो देखिए एग्जांपल, सपोज z आपके पास किसके बराबर है, सपोज 1/t माइनस जेड प्लस आयोटा अपॉन टी स्केयर प्लस 1, ठीक स्टूडेंट। सॉरी t माइनस जेड नहीं, t माइनस 2 और प्लस आयोटा अपॉन टी स्केयर प्लस 1। और t जो है वो किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 0 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक स्टूडेंट। ये एक मैंने एक्सरसाइज दी कि अगर इफ़ z इक्वल टू दिस एंड t लाइज बिटवीन 0 और 4, देन चेक द गिवन फंक्शन इज अ कर्व और नॉट। तो हमें चेक करना है कि ये कर्व है कि नहीं, ठीक स्टूडेंट। अब ये कर्व चेक करने के लिए देखिए मुझे z इस फॉर्म का है, इसको मैं लिख सकता हूँ z को इस फॉर्म में f ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी साथ में आयोटा भी। अब वेयर f ऑफ टी किसके बराबर है, f ऑफ टी है 1/t माइनस 2 और g ऑफ टी किसके बराबर है, आयोटा अपॉन टी स्केयर प्लस 1, ठीक स्टूडेंट। अब देखिए सॉरी आयोटा नहीं है भाई, 1 है, ठीक है ना, 1 ले लें आप, आयोटा नहीं 1/t स्केयर प्लस 1। अब t किस किस के बीच में, 0 और 4 के बीच में। अगर t की वैल्यू 0 होगी तो तब z की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू 1 होगी तो तब क्या होगी, t की वैल्यू अगर सपोज 2 आ जाए, क्योंकि 0 और 4 के बीच में सारी वैल्यूज़ देखनी ना हमने, तो सारी वैल्यूज़ पे अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तब हम कहेंगे ये कर्व है। अब अगर t की वैल्यू 2 ले लें, तो t की वैल्यू 2 लेने पे ये f ऑफ t क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। t की वैल्यू 2 होगी, 2 माइनस 2 0, तो 1/0 इनफाइनाइट। तो इट मीन्स t की वैल्यू 2 पे ये जो गिवन फंक्शन f ऑफ t है ये इनफाइनाइट फंक्शन हो जाएगा और ये इनफाइनाइट कंटिन्यूस नहीं होगा। तो अगर ये कंटिन्यूस नहीं होगा तो हम कहेंगे ये कर्व, इट इज़ नॉट अ कर्व, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर मैं 4 की जगह पर ले लूँ 1, ठीक है, t लाइज बिटवीन 0 और 1 के बीच में, तो तब चेक करूँगा तो फिर ये फंक्शन की ये गिवन फंक्शन क्या होगा, कर्व होगा, क्योंकि ये हर एक t के हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको बात समझ आई कि कंटिन्यूस कर्व क्या होता है, कि अगर कोई फंक्शन तुम्हारे पास z इक्वल टू f ऑफ t प्लस आयोटा g ऑफ t की फॉर्म का हो, वो गिवन इंटरवल पे अगर वो कंटिन्यूस होगा तो तब हम कहेंगे वो फंक्शन क्या है, एक कर्व है, ठीक स्टूडेंट। तब उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं, ठीक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद जैसे मैं अगर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको ग्राफ से समझा देता हूँ। सपोज z इक्वल टू ले लूँ मैं टी स्केयर प्लस टी क्यूब आयोटा, ठीक स्टूडेंट, और t जो है वो 0 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक स्टूडेंट। एक मैं कम्प्लेक्स प्लेन लेता हूँ जिससे हम आर्गोन प्लेन भी कहते हैं या गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। अब देखिए अगर t की वैल्यू 0 हो, 0 और t किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 0 और 2 के बीच में। अगर t तुम्हारा 0 होगा तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, z की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो z की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, 0 0, मतलब x भी 0 y भी 0, तो x भी 0 y भी 0 यहाँ पर। सिमिलरली t की वैल्यू जब 1 लूँगा तो z की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा का मतलब क्या है, 1 और 1, इट मीन्स कहीं यहाँ पर आएगा। सिमिलरली जब t की वैल्यू में 2 लूँ तो आ जाएगा 4 प्लस 8 आयोटा, मतलब 4 और 8 सपोज कहीं यहाँ पर आ रहे हैं। तो जब इसको ज्वाइन करूँगा मैं तो ऐसी शेप देगा ये। तो ये जो शेप दे रहा है ना, ये शेप, इसको कहते हैं हम कर्व। अब ये जो z के वैल्यूज़ आ रही हैं, डिफरेंट वैल्यू आ रही है z, t की वैल्यू डालने पे जो z की डिफरेंट वैल्यू आ रही है ना, इनके सेट को हम कहते हैं आर्क, ठीक स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आया होगा आर्क और कर्व क्या आता है, ठीक है ना। आर्क
कर्व मैंने आपको समझाया कि वो फंक्शन गिवन फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक स्टूडेंट। अब जो वैल्यूज़ आ रही है ना z की, हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जो वैल्यू z की निकलती हैं उनके सेट को हम कहते हैं आर्क, ठीक स्टूडेंट, और या जॉर्डन आर्क भी कहते हैं, ठीक स्टूडेंट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं हम सिंपल कर्व की, ठीक। सिंपल कर्व कैसे है, देखिए सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या है, अगर कोई तुम्हारा इफ फंक्शन z इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस आयोटा जी ऑफ टी जो है एक फंक्शन है और t लाइज बिटवीन a एंड b इज़ अ कर्व, इज़ अ कर्व। अब इज़ अ कर्व का मतलब क्या है, मैंने पहले ही बोल दिया कर्व क्या होता है, जो कंटिन्यूस, जो भी इस फॉर्म का फंक्शन अगर कंटिन्यूस होगा तो वो कर्व होगा। अब मैं पहले से कह रहा हूँ कि ये जो एक गिवन फंक्शन ये क्या है, कर्व है, तो कर्व का मतलब ये क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है स्टूडेंट, बात समझ लें आप। यहाँ पर मैंने लिख दिया कर्व तो इट मीन्स वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक। ये दिमाग में स्टोर करके रखना होगा, तो जहाँ पर मैंने लिख दिया कर्व तो समझ जाए आप ये क्या है, कंटिन्यूस, ठीक। अब ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। अगर ये z तुम्हारा क्या हो जाए, इफ़ z इज़ 1 1, अगर z तुम्हारा 1 1 हो जाए, 1 1 मतलब दैट इज़ t1 इज़ नॉट इक्वल टू t2, दिस इम्प्लाइज f ऑफ t1 इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ t2। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हम कहेंगे ये गिवन फंक्शन क्या है, सिंपल कर्व। इस गिवन फंक्शन को हम क्या कहेंगे, सिंपल कर्व कहेंगे, ठीक स्टूडेंट। अगर उसमें जो z है तुम्हारा, ये जो फंक्शन है, अगर ये 1 1 हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल कर्व। 1 1 का मतलब ये है, 1 1 का मतलब क्या होता है, अगर t1 इक्वल टू t2 अम्प्लाइज f ऑफ t1 इक्वल टू t2। अब इस 1 1 ये भी होता है कि अगर ये नॉट इक्वल है तो ये भी नॉट इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल है तो वो भी इक्वल होना चाहिए। 1 का मतलब यही है ना भाई, लेकिन सिंपल कर्व में नॉट इक्वल होने चाहिए, t1 भी t2 के बराबर नहीं होना चाहिए और वो भी बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर t1 t2 के बराबर नहीं तो फंक्शन उनकी इमेज भी बराबर नहीं होगी, तभी वो 1 1 कहलाएगा, ठीक स्टूडेंट। तो सिंपल कर्व के लिए आपको याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म का है वो कर्व है, सपोज मतलब कंटिन्यूस फंक्शन है, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन अगर 1 1 बन जाएगा तो तब हम कहेंगे ये क्या है, सिंपल कर्व है, ठीक स्टूडेंट। 1 1 के लिए ये कंडीशन याद रखना, नॉट इक्वल 1, ठीक स्टूडेंट। अब एग्जांपल भी आप देख सकते हो, जैसे कि मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, सपोज़ कोई एग्जांपल लेते हैं भाई, z इक्वल टू टी स्केयर ले लेते हैं प्लस आयोटा t की पावर 4 ले लेते हैं, ठीक स्टूडेंट। अब t जो है वो किस किस के बीच में है, -2 और 2 के बीच में। मान लेते हैं t जो है वो -2 और 2 के बीच में, तो जब मैं अगर t की वैल्यू -1 पुट करूँगा तो z की वैल्यू क्या आएगी, देन z इक्वल टू आ जाएगा 1 1, मतलब 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। अगर मैं t की वैल्यू 1 पुट करूँ तो z की वैल्यू आ जाएगा, z की वैल्यू आएगी 1 प्लस आयोटा, मतलब 1 1। देखिए ये फिर सिंपल कर्व नहीं होगा, क्यों, क्योंकि t1 इज़ नॉट इक्वल टू t2, ये तो इक्वल नहीं है, लेकिन z की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 नहीं होगा और ये सिंपल कर्व नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब सिमिलरली अगर t प्लस टी स्केयर आप ले लें और t जो है 0 और 2 के बीच में लेंगे तो वो चेक करेंगे, वो आपके पास बराबर आ जाएगा, मतलब t1 t2 के बराबर नहीं होगा और उनके करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू भी बराबर नहीं होगी। अगर ये बराबर नहीं तो ये भी बराबर नहीं होने चाहिए, अगर ये बराबर नहीं आएंगे तो तब हम कहेंगे ये क्या है, सिंपल कर्व। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद बात करते हैं हम क्लोज्ड कर्व की, ठीक स्टूडेंट। तो क्लोज्ड कर्व क्या होता है, देखिए क्लोज्ड कर्व अगर देखिए स्टूडेंट, क्लोज्ड कर्व क्या है भाई, अगर कोई तुम्हारे पास फंक्शन, सपोज वही मैं इक्वेशन लेता हूँ एफ ऑफ टी प्लस आयोटा जी ऑफ टी है, अगर इफ़ क्या हो z मतलब t किस किस के बीच में लाई कर रहा है, a और b के बीच में लाई कर रहा है। अगर z की वैल्यू मतलब t का जो भी लिमिट है ना, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे t की वैल्यू रखने पे z ऑफ a अगर बराबर आ जाए z ऑफ b के,
तब हम कहेंगे ये क्या है, क्लोज्ड कर्व है। ठीक है स्टूडेंट, अगर z ऑफ a बराबर आ जाए z ऑफ b, मतलब इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे अगर z की वैल्यू सेम आ रही है तो तब हम कहेंगे ये क्या है, क्लोज्ड कर्व। ठीक है स्टूडेंट, अब कैसे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, z इक्वल टू सपोज आ गया cos t प्लस आयोटा साइन t। ठीक है स्टूडेंट, ये एक एग्जांपल ले लो, और t जो है वो लाई कर रहा है 0 और 2 पाई के बीच में। ठीक स्टूडेंट, अब अगर इफ़ t इक्वल टू 0, मतलब पहले इनिशियल वैल्यू पे चेक करते हैं, अगर t की वैल्यू 0 होगी तो z की वैल्यू क्या होगी भाई, z की वैल्यू cos 0 1 और प्लस 0, तो 1 प्लस 0 कितना हो गया 1। अगर t की वैल्यू मैं 2 पाई ले लूँ, मतलब इनिशियल पॉइंट ली, इनिशियल वैल्यू ली 0, तो वैल्यू आई z की 1। अब इन फाइनल वैल्यू लेता हूँ 2 पाई, जब t की वैल्यू 2 पाई होगा तो cos 2 पाई कितना होता है भाई 1, और sin 2 पाई 0, तो इट मीन्स 1। तो देखिए इनिशियल वैल्यू पे भी z की वैल्यू क्या आ रही है 1, और फाइनल वैल्यू पे भी t की फाइनल वैल्यू पे z की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो इट मीन्स ये कर्व जो है, गिवन फंक्शन जो है, ये क्या है, क्लोज्ड कर्व है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको क्लोज्ड कर्व समझ आया होगा। तो अब बात करते हैं जॉर्डन कर्व की। तो जॉर्डन कर्व हम कह सकते हैं ए कर्व दैट इज़ सिंपल एंड क्लोज्ड, कि वो कर्व जो सिंपल भी हो और क्लोज्ड भी हो। सिंपल मैंने आपको समझाया कि t1 और t2 की हर एक अलग अलग वैल्यू के लिए उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू भी अलग होती है, वो सिंपल होता है। और जो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन वाली वैल्यू पे अगर z की वैल्यू सेम आ रही है तो तब हम कहेंगे ये क्लोज कर्व है। तो इट मीन्स जो क्लोज भी हो, सिंपल भी हो, उसे हम कहते हैं जॉर्डन कर्व। जैसे कि हम जॉर्डन कर्व की बात कर रहे हैं, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, z की सपोज साइन t प्लस आयोटा कॉस टी, और t लाइज बिटवीन 0 और 2 पाई। ठीक स्टूडेंट, ये ले लेता हूँ। ठीक, अब इस पे चेक करो, वैन t इक्वल टू 0 होगा तो z की वैल्यू क्या आएगी 0 और 1। ठीक स्टूडेंट, अब जब t इक्वल टू पाई अपॉन 2 ले लूँ तो वैल्यू आएगी 1 और 0। इसी तरीके से करते करते t की वैल्यू पाई बाई 2 लेंगे, पाई लेंगे, 3 पाई बाई 2 लेंगे, 2 पाई लेंगे, तो अलग अलग वैल्यू आती रहेंगी। तो इट मीन्स और जो इनिशियल वैल्यू होगी 0 और 2 पाई पे, तो वो भी सेम होंगी। 0 पे वैल्यू भी यही आ रही है 0 1, और 2 पाई डालेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी 0 1। तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे भी z की वैल्यू सेम आ रही है, और बीच वाली t की जो भी हम वैल्यू ले रहे हैं अलग अलग, पहले t की वैल्यू पाई बाई 2 ली, फिर पाई लेंगे, फिर 3 पाई बाई 2 लेंगे, जो भी अलग अलग वैल्यू आएंगी उनके करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू भी अलग आएंगी। इस एग्जांपल के लिए आप चेक कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, जॉर्डन कर्व। ठीक स्टूडेंट, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब इसी तरीके से आप इसका वो भी बना सकते हो, क्या नाम है, ग्राफ। अगर सपोज एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, उसका मैं ग्राफ भी आपको समझा देता हूँ। अगर z तुम्हारे पास इसके बराबर है t इंटू t माइनस 1 प्लस 4 आयोटा। ठीक स्टूडेंट, ये है सपोज, और t लाइज बिटवीन 0 एंड 3 के बीच में। ठीक स्टूडेंट, जब मैं t की वैल्यू 0 लूँगा, ठीक है स्टूडेंट, तो z की वैल्यू क्या आएगी, z की वैल्यू आएगी 0 और 4। मतलब मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ, जब मैंने t 0 लिया और वैल्यू आई 0 और 4, ठीक है, सपोज 0 इधर है, सपोज 4 इधर। ठीक स्टूडेंट, सिमिलरली जब t की वैल्यू मैं 1 लूँगा तो z की वैल्यू आएगी -2 और 4। ठीक स्टूडेंट, तो -2 और 4 कहीं पे इधर आ जाएगा। ठीक है, -2 और 4 कहाँ पर आएगा, -2 और 4, हाँ यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली t की वैल्यू 2 लूँगा तो यहाँ पर वैल्यू आएगी, इधर फिर t की वैल्यू 3 लूँगा तो यहाँ पर आ जाएगी। और इनको जब मैं ज्वाइन करूँगा, इधर एक आगे वैल्यू लूँगा, इधर आ जाएगी। तो इनको मैं जब ज्वाइन करूँगा तो एक क्लोज्ड कर्व में नज़र आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो क्लोज्ड कर्व नज़र आएगी। और इस तरीके से ये था बस कंसेप्ट कर्व के बारे में, जो क्लोज्ड कर्व भी है, थी सिंपल कर्व भी, वगैरह वगैरह। ठीक स्टूडेंट, अब उसके बाद आता है आपके सिलेबस में नेक्स्ट इंटीग्रल, कंटूर इंटीग्रल। तो कंटूर इंटीग्रल मैंने आपको समझा दिया पहले से, डेफिनेट इंटीग्रल में जैसे किया ना हमने, वैसे ही कंटूर इंटीग्रल भी वही है। कंटूर मैंने आपको बताया क्या होता है कंटूर, और उसका इंटीग्रल किस तरीके से फाइंड करते हैं, एज इट इज़ जैसे हमने अभी फाइंड किया। ठीक स्टूडेंट, अब हम चलते हैं, बाकी अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहें, ये बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ, आप
डिटेल में आप बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक स्टूडेंट। अब मैं चलूँगा डायरेक्ट एक्सरसाइज पर, ठीक स्टूडेंट, क्योंकि उसके बाद एक्सरसाइज के बाद जो थ्योरम है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, वो हमने जो एग्ज़ाम में आती हैं वो ज़्यादा उन पर फोकस करना है, ठीक है। ये तो बेसिक कंसेप्ट था जो आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के लिए मैं नई वीडियो बनाऊँगा, तो इस वीडियो में इतना ही सफिशेंट है। ओके स्टूडेंट।